Hello students, today we will discuss magnetic properties of transition metal elements. We know that diamagnetic and paramagnetic, what is this behavior? So a paramagnetic substance or a paramagnetic transition metal will have unpaired electrons, whereas diamagnetic will have paired electrons. Okay? And we have already discussed in the previous chapters in detail about paramagnetic, diamagnetic, ferro and antiferromagnetic. So you can just go through those notes for the time being. अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि ये इनका रोल क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो एक तो उसमें स्पिन मोशन होता है और एक उसमें ऑर्बिटल मोशन होता है, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, प्लस अर्थ अपने ओन एक्सिस पे भी स्पिन करती है या रोटेट करती है। सो दैट स्पिन मोशन इज कॉल्ड results in spin angular momentum, whereas that orbital motion, जो orbital वाला जो motion है उसको बोलते हैं, उससे जो generate होता है momentum उसको बोलते हैं orbital angular momentum। तो अभी क्या होता है कि इससे हम लोग इस डेटा से हमको क्या मिलता है, we get to know the magnetic moment, और magnetic moment का फॉर्मूला होता है mu, it is denoted by mu and it is given by under root n into n plus 2 where n is the number of unpaired electrons। प्लस दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, एक जी टर्म होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज यूजुअली 2, जिसकी वैल्यू यूजुअली 2 होती है, और हम लोग फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि इसका स्पिन हम हाफ लेते हैं, तो जो स्मॉल एस की वैल्यू होती है वो हाफ रहती है। सो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हमको कोई एक ट्रांजिशन मेटल आयन दिया है, फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 3+ दिया है, और हमको निकालना है उसका मैग्नेटिक मोमेंट, सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड इट आउट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो बनेगा 1.73, और इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का Bm, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। सिमिलरली जब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी D5 सिस्टम है यानी कि मैंगनीज 2+, तो वहां पे हमारा 5.92 ये रहता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। अभी क्या देखा गया है कि जो थ्योरेटिकल वैल्यूज होती हैं मैग्नेटिक मोमेंट की वर्सेस जो हमको एक्सपेरिमेंटली मिलती है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका की सेम वैल्यू नहीं होती है। कुछ तो है जिनका मैच होता है, जैसे कि वैनेडियम आपने देखा है रेड और ब्लू में मार्क है। वैनेडियम और कोबाल्ट ये ऐसे दो आयंस हैं जिनका कि आप देखोगे कि जो आपका स्पिन ओनली फॉर्मूला के हिसाब से जो मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए, जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, वही मोमेंट हमको उसी रेंज में एक्चुअल में भी एक्सपेरिमेंट करने पे भी मिलता है। पर जो बाकी सब है ना उनमें वैसा नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है कि वहां पे केवल स्पिन मोशन ना होकर वहां पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। इसलिए वहां पे जो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यूज मिलती है वो नहीं मिलती है जो एक्चुअली आपको केवल स्पिन ओनली फॉर्मूला से मिलनी चाहिए। तो उसके हिसाब से वो जो फॉर्मूला था वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया, तो केवल म्यू एस ना करके म्यू एस प्लस एल, एस स्टैंड्स फॉर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और एल स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। उससे अल्टीमेटली एक फॉर्मूला बनता है दैट इज अंडर रूट 4s s plus 1 plus l into l plus 1। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये दिस वी विल कम ऑन टू दिस लेटर ऑन। अभी इसको निकालते कैसे हैं, इसको हम लोग निकालते हैं डायरेक्टली। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक्चुअली कोई फॉर्मूला नहीं है, तरीका नहीं है, बट इसको इनडायरेक्टली निकाला जाता है यूजिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और जो सबसे कॉमन मेथड है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का दैट इज बॉयज मेथड। बॉयज बैलेंस होता है, ये जो सामने आप पिक्चर में देख रहे हो फिजिक्स लैब्स में यूजुअली यूज होता है। सो बेसिकली आपके सिलेबस में 4 to 5 मेथड्स है, बट नागर मेथड है, क्यूरी मेथड है, अनदर 2 मेथड्स आर आल्सो देयर, एनएमआर मेथड। बट जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होता है दैट इज बॉयज मेथड, और ये मेथड हमने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। तो इसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज 2.82 अंडर रूट काई। काई इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू टेम्परेचर इन केल्विन। यूनिट अगेन वही होगा बोर मैग्नेटॉन। अब क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डेटा है इससे हम लोग को बेसिकली ये पता चलता है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर अनपेड होंगे मतलब कि वो कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेड नहीं होंगे यानी कि वो डायमैग्नेटिक होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एलिस लाइक एलिस कपलिंग के बाद जो हम पढ़ते हैं दैट इज टर्म सिंबल्स। तो क्या होता है कि हर एक एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी स्टेट होता है, और उस एनर्जी स्टेट को डिनोट करने के लिए एक सिंबल होता है जिसको कि बोला जाता है टर्म सिंबल। अब ये इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक होता है इसमें आपका सबसे बड़ा जो होता है
क्वांटम नंबर, दैट इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर से जो आपका ऑर्बिटल बेसिकली बोलना चाहिए हमको, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से कैपिटल एल निकलता है, ठीक है। उसका एक सुपरस्क्रिप्ट होता है जिसमें कि हम लोग मल्टीप्लिसिटी मेंशन करते हैं, दैट इज 2s+1, जो कि ये बताता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड है तो कितने हैं। और एक डिनोमिनेटर भी, आई मीन एक सबस्क्रिप्ट भी रहता है, दैट इज जे, बट उस पे यहाँ पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि टर्म सिंबल कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मेरे पास एक P2 केस है, P2 मतलब कार्बन का केस हो गया, 1:2:2P2, दैट इज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ये P2 आता है। P2 का मतलब क्या है, आपको पता है कि जो P वाला सबशेल है उसमें 3 रूम्स होते हैं। तो हर रूम को हमने जैसे एक रूम नंबर देते हैं, वैसे हमने डेजिग्नेशन दे दिया एक चार्ज का, लाइक एक m का ना, m इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो +1 0 -1। अब हमने बोला कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है और there are many ways, actually there are many ways of putting these 2 electrons in these 3 rooms, probability जो हम बोलते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 वाले में, एक इलेक्ट्रॉन 0 वाले रूम में, ठीक है, 0 वाले सबशेल में ना, तो उसका टोटल स्पिन कितना होगा, दोनों अनपेयर्ड है तो हाफ और हाफ, ठीक है, तो हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2x+1 यानी 2 into 1 + 1 यानी टोटल होगी 3। अब हम लोग को इसका L जो निकालना है, दैट इज L कैसे निकालेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन 1 में है, एक 0 में, तो 1 + 0 कितना होता है 1। अब हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, तो SPDF 0 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर देते हैं, जैसे शो किया यहाँ पे दिया है फॉर एग्जांपल इधर पे, है ना। तो जब L इक्वल्स टू 2 होगा तो 0 1 2 यानी SPD, है ना। L इक्वल्स टू 3 होगा तो 0 1 2 3 SPDF, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। अभी आगे के स्लाइड्स में वी विल सी इट। तो अब क्या हो गया, हमको मिल गया एक L की वैल्यू मिल गई, एक S की वैल्यू मिल गई। पर क्या यही एक तरीका है इन 3 कमरों में इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को डालने का, नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर एम्पल ऑफ वेज। ये भी हो सकता है ना कि एक ही रूम में दोनों हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, या ये भी हो सकता है कि आजू बाजू में ऑपोजिट स्पिन में हो, ये है ना, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम P3 का केस भी देखिए, तो आप देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है हमारी, दैट इज 2s+1, इसको बोला जाता है मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसका यूज क्या है। तो ये जो टर्म सिंबल होता है वो क्या होता है, इसमें आपका L जो होता है दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसके सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर में होता है 2s+1, दैट इज मल्टीप्लिसिटी, जहाँ पे S क्या होता है, SSN/2 भी बोल सकते हो, या S इज द स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम भी बोल सकते हो। जिसे मैंने आपको बताया L की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि टोटल L की वैल्यू कितनी आ रही है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक 1 में है, एक 0 वाले रूम में है, तो 1 + 0 इज 1। तो L की वैल्यू आपने जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में तब आपने देखा था, तो 0 1 2 3 SPDF, है ना। तो अगर L की वैल्यू आपकी आ रही है 2 आ रही है, दैट मींस D होगा आपका, है ना। और अगर L की वैल्यू 4 आ रही है, दैट मींस आप G लिखोगे टर्म सिंबल में, टोटल एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। एंड देन ऊपर आप पावर में 2s+1 लिख दोगे, जो भी आपका वैल्यू आएगा। तो अगर आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल मल्टीप्लिसिटी 2 into 1 + 1 दैट इज 3, तो 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको करोगे, दैट इज हाउ टर्म सिंबल्स आर मेड। अब वही है डिटरमाइनिंग टर्म सिंबल्स आप लोग कैसे कर सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में है, हम लोग इतना उसमें नहीं जाएंगे। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 रूम्स है ना, 3 सबशेल में जो होती है p ऑर्बिटल जो होता है हमारा p सबशेल में, से 3 ये होते सबशेल्स होते हैं ना। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 रूम्स में 3 रूम्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालना है, तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ऑफ अरेंजिंग these 2 इलेक्ट्रॉन्स इन these 3 रूम्स, इसको बोला जाता है माइक्रोस्टेट्स। इसको कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो टोटल है आपको फैक्टोरियल पता है, फैक्टोरियल क्या है, आपको जो टोटल उसकी ऑक्यूपेंसी है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्यूपेंसी p सबशेल की कितनी है। 3 कमरे, हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम उसमें कितने 6 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी आपको 6 फैक्टोरियल ऊपर लिखना है। डिनोमिनेटर में जितनी एक्चुअल ऑक्यूपेंसी आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल P2 बोला है, तो कितनी होगी ऑक्यूपेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में ही 6 - 2 फैक्टोरियल। ऐसा करेंगे जब हम सॉल्व,
तो P2 के केस में हमको 15 माइक्रोस्टेट्स मिलेंगे। अब इस 15 माइक्रोस्टेट्स का मतलब क्या क्या, देखो यहाँ से नीचे भी लिखा है 15 माइक्रोस्टेट्स। ये 15 माइक्रोस्टेट्स का मतलब ये है, ये टेबल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखो अगर, तो 1 0 -1 ये रूल्स है, और आपको P2 दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको, इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन 3 रूम्स में एक्चुअली अरेंज करने की 15 पॉसिबिलिटीज है। द नंबर ऑफ ब्लैंक बॉक्सेस हियर दे डिनोट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्या क्या इनके टर्म सिंबल बनेंगे, क्या क्या ये 15 पॉसिबिलिटीज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है। सो बेसिकली बहुत लंबा होता है, 15 लाइंस का एक आप देखोगे टेबल होगा पूरा, 15 रोज का, और 3 कॉलम्स रहते हैं उसमें, वो आपकी बुक में भी गिवन है। दैट इज हाउ यू डू इट। पर आपको सबसे बेसिक याद दिला दूं कि अगर ग्राउंड स्टेट निकालना है आपको, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे निकालोगे आप, तो उसका तरीका क्या है, आपको ये देखना है 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एल की वैल्यू है ना, जो एंगुलर मोमेंटम है आपका, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिल रही है। तो 1 0 1 ये हर रूम की डेजिग्नेशन है ना, या समझ लो चार्ज है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे को एल की क्या मिलेगी, जब 1 वाले रूम में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि दोनों का 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। तो ये एक केस हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, यानी 2 = L, यानी L = 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 SPD, यानी 2 L की वैल्यू अगर 2 आई है, मतलब हमारे टर्म सिंबल में जो बनेगा वो D बनेगा, कैपिटल D। अब मुझे देखना है 2s + 1 उसके पावर में क्या आएगा, है ना। तो कैसे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, मैंने बोला, तो दोनों का हाफ हाफ यानी टोटल स्पिन 1 हो गया, तो 2 × 1 + 1 यानी 3, सॉरी 1 सॉरी सॉरी सॉरी, अगर एक ही रूम में दोनों है ना, तो एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ, दैट इज 0, तो 2 × 0 + 1 दैट इज 1, तो आपका टर्म सिंबल बन जाएगा 1 D। ठीक है, अब हमको ये निकालना होता है ना कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, इस पर्टिकुलर टर्म सिंबल को बिलोंग करने वाले ऐसे कितने माइक्रोस्टेट्स है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला ये होता है 2s + 1 × 2l + 1। 2s + 1 को मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा है सी वाला जो पॉइंट, तो 2s + 1 यानी मल्टीप्लिसिटी × 2l + 1। तो ये जो मेरा 1d आया है ना, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 × 2l + 1, तो l की वैल्यू d यानी कि 2 आएगा, तो 2 × 2 + 1 कितना हो गया, 2 × 4 + 1 5। तो यानी ऐसे ये 15 में से ऐसे 5 माइक्रोस्टेट्स है जिनका सेम होगा ये 1D। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इसके बाद मैक्सिमम आपको कौन सा मिल सकता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कब हो सकता है, जब एक मेरा 1 में एक मेरा इलेक्ट्रॉन 0 में, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, तो 1 L = 1 यानी P। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिया, यानी दोनों का स्पिन हाफ हाफ हो गया, तो टोटल स्पिन कितना हो गया 1, तो मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, 2 × 1 + 1 दैट इज 3 3p। अब मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट को बिलोंग करने वाले, इस पर्टिकुलर टर्म सिंबल को बिलोंग करने वाले कितने माइक्रोस्टेट्स हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2s + 1 × 2l + 1। 2s + 1 सिंपली मल्टीप्लिसिटी हो गया, जो आपने टर्म सिंबल के ऊपर पावर देख लिया 3, 3 × 2l + 1 करना है। यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, sp 0 1, तो 2 × 1 + 1 दैट इज 2 + 1 is 3, 3 × 3 is 9। तो 15 में से पहले हो गए थे कितने, 5 हो गए थे, ये हो गए कितने टोटल 9, तो 9 + 5 14, तो यही हो गए माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारे निकल गए। अब ऐसे करके एक आखिरी बच रहा है माइक्रोस्टेट, तो वो हम निकाल लेंगे, जो कि विच कम्स आउट टू बी 1s, यानी एक ही ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिससे कि हमको टर्म सिंबल 1s मिल रहा है। तो टोटल हमने 15 को डिवाइड करके देख लिया 3 टर्म सिंबल्स में। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रिक बताई हुई है कि आपको हुन्स रूल डिटरमिन करना है। ग्राउंड स्टेट के लिए आपको हमेशा हुन्स रूल याद रखना है कि आपको सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करके देखने हैं, उसके बाद आपको काउंट करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिसकी मल्टीप्लिसिटी होगी ना, वो भी आपका ग्राउंड स्टेट होगा। अभी आपको 3 मिले स्टेट्स, एक 3p मिला, एक 1d मिला, एक 1s मिला था, है ना। तो इसमें से सबसे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी किसकी है, सबसे ज्यादा पावर किसका है, 3, तो वो मेरा ग्राउंड स्टेट होगा।
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 3p नहीं होता, मेरे पास केवल दो होते 1d और 1s, तब मैं कैसे डिटरमिन करती, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिसिटी सेम है, दैट इज 1। उस केस में जब आपकी टर्म सिंबल्स का पावर सेम हो, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि लोअर एनर्जी वाला कौन होगा? तो जिसका एल, कैपिटल एल की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी ना, वो आपका लोअर एनर्जी होगा। तो 1d और 1s में लोअर एनर्जी का कौन होगा? 1d होगा। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3p है, तो ग्राउंड स्टेट 3p हो गया, उसके हायर एनर्जी वाला 1d हो गया, और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन हो गया? 1s हो गया। ठीक है। अब ये होल फॉर्मुलेशन बोलते हैं इसको। हम ये बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये डिटरमिन करना है कि टर्म सिंबल किस किस का सेम होगा, तो जैसा P1 सिस्टम है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू, ये जो थ्री लाइंस जो बनी है P1 और P5 के बीच में, दैट मींस कि P1 सिस्टम जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू P5 सिस्टम। क्यों? P1 यानी एक इलेक्ट्रॉन, और P5 यानी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी एक होल। तो यानी एक ऑक्यूपेंसी इज इक्विवेलेंट टू वन होल, ऐसा इसको बोलते हैं होल फॉर्मुलेशन। उसी एनालॉजी से देखा जाए तो P2 भी P4 के बराबर होगा। और D के केस में आप सिंपली कर लो D1 D2 D3 D4, फिर D5 तो अलग ही रहता है। उसके बाद नीचे से स्टार्ट करो D6 D7 D8 D9, ऐसा चलता है। तो जैसा D1 है यानी एक इलेक्ट्रॉन है, और D9 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दोनों बराबर सिस्टम होंगे, तो इनका टर्म सिंबल आपको हमेशा सेम मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेल डायग्राम में। तो क्या होता है कि ये जो आपने टर्म सिंबल्स बनाए ना एस पी डी एफ जी, इसको आपको अल्टीमेटली क्या करना है, जाके फर्दर स्प्लिट होते हैं, जिसको कि बोला जाता है मूलिकन सिंबल्स। यहाँ पे टॉप राइट में इफ यू कैन सी, ये जो एक छोटा सा आपको टेबल मिलेगा, इसमें मूलिकन सिंबल्स दिए हैं। तो ये कह सकते हैं दिस इज लाइक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो जब हम मूलिकन सिंबल्स में कन्वर्ट करते हैं ये टर्म सिंबल्स को, तो एस के करस्पॉन्डिंग मूलिकन सिंबल होता है A1G, पी के करस्पॉन्डिंग होता है T1G, डी के करस्पॉन्डिंग होता है Eg एंड T2G, जो आपको पता है, आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा है ना। एफ के करस्पॉन्डिंग होते हैं तीन एनर्जी लेवल्स T1G T2G A2G। ठीक है, ऐसे ही GHI का भी होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी का टर्म सिंबल है 2D, तो वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा। एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में Eg ऊपर रहेगा, T2G नीचे रहेगा। ठीक है। बट क्या होता है कि जब आप इसमें देखते हो, D9 सिस्टम में देखते हो, वहां पे ये पलट जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो D1 सिस्टम है इट इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ D9 सिस्टम। यही है ऑर्गेल डायग्राम, अभी हम देखेंगे इसमें क्या होता है। तो जब D1 सिस्टम आप देखते हो, तो उसमें एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, 2D की स्प्लिटिंग ऐसे होती है कि T2G वाला नीचे रहता है, Eg वाला ऊपर रहता है, बट D9 में एकदम पलट जाता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक मैंने आप लोगों को क्लास में जिन्होंने भी अटेंड किया है दे नो इट। मैंने एक क्वाड्रेंट वाला ट्रिक बताया था, आपको एक क्वाड्रेंट बनाना है, और आप यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट क्वाड्रेंट, जो है पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है, वहां से आपको फिल करना है क्लॉकवाइज 1 2 3 4, देन लीव 5 6 7 8 9 अगेन दूसरा सर्कल। तो दैट इज हाउ यू विल नो इट, सो दोस्त हु हैव इट दे विल नो इट। इसमें अभी वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, सो जस्ट गो थ्रू द नोट्स व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड। अभी ये ऑर्गेल डायग्राम क्या है? ऑर्गेल डायग्राम में क्या करते हैं हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज एक्स एक्सिस है, इसमें हम लोग डेल्टा ओ लेते हैं, डेल्टा टी जो भी बोलो आप लोग, आप CFSE लेते हो, और वाई एक्सिस में हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल्स लेते हैं। अब जो डी सिस्टम है ना, उसका मैंने बोला स्प्लिटिंग होगी, तो जैसे D1 का केस में है, तो T2G नीचे Eg ऊपर। लेकिन क्या होगा, जैसा मैंने बताया ऑर्गेल डायग्राम के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो जैसा कि D1 होता है ना, D1 के जैसा एग्जैक्टली D6 होता है, वैसे ही D2 के जैसा D7 होता है, D3 के जैसा D8 होता है, और D4 के जैसा D9 होता है। ये ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। अब टेट्राहेड्रल यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 6 की जगह 4 लिगेंड है, उसका कैसा होता है कि इफ देयर इज सपोज अ DN सिस्टम, DN यानी D1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसी का टेट्राहेड्रल यानी D1 ऑक्टाहेड्रल का जो ऑर्गेल डायग्राम बनता है ना, वो किसके जैसा होगा? D10-N टेट्राहेड्रल के जैसे। मतलब कि अगर मैंने DN में D1 लिया है, तो D10-1 कितना हो जाएगा? D9। यानी कि अगर मेरा D1 ऑक्टाहेड्रल का जो ऑर्बिटल डायग्राम है ना, अगर आप देखोगे उसको, तो इट विल बी एग्जैक्टली सेम एज D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात आती है जिरेट एंड जिरेट की, दैट इज जी एंड यू। वो हम लोग केवल ऑक्टाहेड्रल के केस में लगाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि वो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल जिसमें कि एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एक सिमेट्री एलिमेंट होता है। पर टेट्राहेड्रल में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसको आप नहीं ब्रेक कर सकते हो दो पार्ट्स में, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो वी डोंट यूज द टर्म्स जी और यू। वहां पे हम ईजी T2G की जगह केवल T2 और E लिखेंगे, तो वो सिंबल है कि वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स की बात की है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सिलेक्शन रूल्स बोलते हैं जिसको कि हम, तो सिलेक्शन रूल्स दो होते हैं, एक लापोर्ट रूल होता है और एक लापोर्ट सिलेक्शन रूल होता है, एक स्पिन सिलेक्शन रूल होता है। लापोर्ट यानी ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे क्योंकि इट टॉक्स अबाउट मल्टीप्लिसिटी। तो स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि जो भी आप ये ट्रांजिशंस बनाते हो ना ऑर्बिटल डायग्राम में, वो हमेशा सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच के स्टेट्स में होते हैं। मतलब अगर आप दो एनर्जी लेवल जैसे 3p ले रहे हो, तो उसका जो आप ट्रांजिशन बनाओ वो 3f ले रहे हो ग्राउंड से, तो 3p के साथ ही होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद आई मुझे कि जो ऑर्बिटल डायग्राम होता है उसमें हम लोग जो टर्म सिंबल लेते हैं वो हमेशा हमेशा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने 3f सिस्टम लिया है और उसके साथ जो मैं ट्रांजिशन दिखाऊंगी वो केवल 3p का ही होगा, क्योंकि वही अलाउड है एज पर द सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल ये कहता है, स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि कोई भी दो टर्म सिंबल्स या दो एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन तभी हो सकता है जब उनका मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2s+1 इज सेम। यानी 3f है तो 3p के साथ करेगा, वो 2p के साथ या 1d के साथ नहीं कर सकता। वो अगर करता है तो वो स्पिन फॉरबिडन है और उसकी एनर्जी बहुत लो होगी और ऐसे कॉम्प्लेक्स का कलर भी बहुत लाइट होगा। ठीक है, अगेन कमिंग बैक टू, जैसे मैंने आपको बताया था D1 और D6 का सेम होता है, वैसे ही D2 और सॉरी 1 2 3 4 हाँ 6 7, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसका बात किया है D2 ऑक्टाहेड्रन और D8 ऑक्टाहेड्रन का। तो क्या होता है, 2 और 8 ऑक्टाहेड्रन एक दूसरे को ऑपोजिट होता है। ठीक है, आप देखोगे कि D2 में जहां 3f हमारा रहता है ना ग्राउंड स्टेट, उसके तीन एनर्जी लेवल्स होते हैं, सबसे नीचे T1G, उसके ऊपर T2G, इसके ऊपर A2G। तो D8, क्योंकि जब आप क्वाड्रेंट बनाते हो तो ये D8 वाला सबसे नीचे लेफ्ट मोस्ट वाला क्वाड्रेंट होता है, तो वहां पूरा पलट जाएगा एनर्जी ऑर्डर। वहां A2G नीचे आ जाएगा फॉलोड बाय T2G फॉलोड बाय A1G। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, आप देखोगे कि जो 3p है वो 3f से हायर एनर्जी है। क्यों? मैंने बताया था कि जिसका कैपिटल L की वैल्यू ज्यादा वो लोअर इन एनर्जी होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे तो ठीक है, A2G जो होता है वो स्लाइटली हायर इन एनर्जी होता है देन T1G ऑफ p ऑर्बिटल। ठीक है, T1G p में भी है, T1G s में भी है। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे लिखा जाता है, T1G f T1G p। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे एक एरर है इस डायग्राम में। एक्चुअली में ये ऐसा होता है, लेफ्ट साइड आप देखो जो ग्रीन लाइन है, तो F का जो T1G है और T का जो T1G है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों सेम एनर्जी लेवल से, इसलिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस क्वाड्रेंट में आप जिस भी कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहे हो, विच इज D3 एंड D8, वहां आपको डायग्राम बनाते टाइम याद रखना है कि ये गड़बड़ नहीं करनी है। T1GF और T1GP दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, तो अगर अब आप पूछे आपसे कि अच्छा बताओ इसमें D2 सिस्टम दे दिया आपको ऑक्टाहेड्रल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है PiH2O6 2+, दैट इज टाइटेनियम 2+ इज D2 सिस्टम। अब आप बताओ इसमें टोटल कितने ट्रांजिशंस होंगे, तो आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैसे निकालते हैं, जो सबसे नीचे वाला एनर्जी लेवल है यहाँ पर है T1G, है ना, ये T1GF का है। तो यहाँ से नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे कितनी बार जा सकता है, एक हो गया T1G से T2G, एक हो जाएगा T1G से T1 सॉरी A2G, एक हो जाएगा T1G से T1GP। तो टोटल 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रम में आपको 3 पीक्स मिलेंगे। और हायर इंटेंसिटी किस पीक की होगी, जिसका जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा, यानी T1G से लेके A2G वाला जो है उसकी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। ठीक है, बट एक्चुअली में कई बार क्या होता है, कई केसेस में ये होता है कि आपको केवल 2 ही पीक मिलते हैं, बिकॉज उनकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, तो वो छोटे वाले पीक्स जो है वो मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो दिस इज मोर और लेस अबाउट ऑर्गन डायग्राम। अब ऑर्गन डायग्राम में एक प्रॉब्लम क्या है तो बहुत बढ़िया, बस ये प्रॉब्लम है कि इससे हम लोग को ना CFSE की वैल्यू नहीं पता चलती। दूसरी बात की
इससे हमको ये पता नहीं चलता है कि ये जिस भी कॉम्प्लेक्स का ऑर्गन डायग्राम है, वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो बस यही ड्रॉबैक है इस डायग्राम का। अदरवाइज इट इज अ गुड वे ऑफ understanding the number of transition in any organometallic coordination compound. Okay, so students, I think with this we are done with this topic. The main purpose of creating this lecture was to remind you, like, so that you can have a recapitulation of the topics that we have gone through in this unit ना, आपको एक recap हो जाएगा, एक revision हो जाएगा आपका अच्छे से, and you can just go through it slowly also, and get to know क्या क्या चीजें हैं ना, whatever you have missed out, if you have missed out anything, just take a pause and see and go through the slides also. All right, so I think I will stop here. Thank you.